नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है। अगर आप पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। आप पहला और दूसरा लेक्चर देखिए, तभी आपको तीसरा लेक्चर समझ में आएगा। आज दोस्तों पढ़ा जाएगा समुद्री सीमा कितने नॉटिकल माइल तक होता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.1508 लाइन्स माइल होता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.1508 लाइन्स माइल होता है। इसको अगर किलोमीटर में अगर आप कीजिएगा तो 1.85 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर, याद रखिए। यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्री सीमा का निर्माण किया जाता है। समुद्री सीमा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय द्वारा किया जाता है। आप मैप के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल को क्या कहा जाता है? सीमावर्ती सागर। 24 नॉटिकल माइल को क्या कहा जाता है? संलग्न क्षेत्र। देख रहे हैं। और 200 नॉटिकल माइल को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आधार रेखा दोस्तों, ये आधार रेखा है। आप लोग ये देख रहे हैं, ये इसको आधार रेखा मानते हैं। इंडिया का जो मैप है तो कोस्टल एरिया तो यही है इंडिया में। कोस्टल एरिया तो यही है ना। कोस्टल एरिया जब ये है तो इसी को ना आधार रेखा मानेंगे। आधार रेखा से लेकर के और 12 नॉटिकल माइल, ये है 12 नॉटिकल माइल, इसके बीच की जो सीमा क्षेत्र है उसको सीमावर्ती सागर कहते हैं। इसमें किसी दूसरे देश का जहाज बिना इंडिया के परमिशन से नहीं आ सकता है, नहीं तो उसको पकड़ लिया जाता है। इसको आधार रेखा 12 नॉटिकल माइल तक होता है। इसको आधार रेखा भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच के सीमावर्ती सागर, समझ गए होंगे आप लोग। 12 नॉटिकल माइल होता है। इसमें किसी देश का जहाज बिना इंडिया के परमिशन से प्रवेश नहीं कर सकता है। ये अगर वो करेगा तो उसको पकड़ लिया जाता है। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? 24 नॉटिकल माइल, ये आधार रेखा यहाँ से ये संलग्न क्षेत्र, यहाँ बीच में 24 नॉटिकल माइल होता है। तो संलग्न क्षेत्र कितना होता है? 24 नॉटिकल माइल होता है। और 200 नॉटिकल माइल अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसको मैं डीपली में अभी बताऊंगा आगे कि क्या क्या होता है। मतलब सीमावर्ती क्षेत्र में कौन व्यापार कर सकता है, संलग्न क्षेत्र में कौन आ जा सकता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन क्रियाएं होगी और कार्य होंगे, कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होंगे। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है उसी में युद्ध अभ्यास वगैरह किया जाता है। इसमें रिसर्च किया जाता है, जैसे तेल वगैरह निकालना, तेल की खोज करना, ये सब इसी में किया जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। संलग्न जो क्षेत्र होते हैं उसमें किसी भी दूसरे देश का जहाज आ जा सकता है और आता जाता है। इसमें व्यापार होता है, जिसे जिस देश के थ्रू जाता है उस देश अपना टैक्स लेता है उस जहाज से। सीमावर्ती सागर जो 12 नॉटिकल माइल है तो उसमें नहीं आ जा सकता है। अगर आते हैं तो परमिशन लेना ही एकदम ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको जहाज को पकड़ लिया जाएगा। हम देख लीजिए और आगे। सीमावर्ती सागर, ये क्या है? सीमावर्ती सागर टेरिटोरियल 12 नॉटिकल माइल होता है। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक होता है। सीमावर्ती सागर आपको मैं मैप में बता दिया था कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक सीमावर्ती सागर होता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर। इस क्षेत्र के उपयोग को भारत के संपूर्ण एकाधिकार प्राप्त है। मतलब आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल के जो क्षेत्र होता है उसमें जिस भी देश का होगा, ये चाहे इंडिया का है तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक जो इंडिया का समुद्री सीमा होगा, जो उसमें उसका संपूर्ण अधिकार होगा उस देश का 12 नॉटिकल माइल तक। अगर इस क्षेत्र में कोई घुस गया तो वह हमारा माना जाएगा। इस क्षेत्र में बिना परमिशन के आ ही नहीं सकते हैं।
12 नॉटिकल माइल तक किसी दूसरे देश का जहाज नहीं आ सकता है। 12 नॉटिकल माइल तक किसी दूसरे देश का जहाज नहीं आ सकता है। अगर गलती से आ गया तो उसको पकड़ लिया जाता है। आधार रेखा लगभग 21 किलोमीटर तक होता है। आधार रेखा दोस्तों मैप देख रहे हैं आप थोड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैप के साथ में कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आधार रेखा लगभग 21 किलोमीटर तक होता है। ये है ना 12 नॉटिकल माइल लगभग आप मान लीजिए कि 21 किलोमीटर या 22.22 किलोमीटर होता है। कहीं पे 21 किलोमीटर लिखा हुआ है और कहीं पे आप नेट पे खोजिएगा तो 22.22 किलोमीटर दिया हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी जो है ना जो देख रहे हैं आप ये कितना 21 किलोमीटर या 22.22 किलोमीटर है। तो आधार रेखा लगभग 21 किलोमीटर तक होता है या 22.22 किलोमीटर तक होता है। तो आधार रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? संलग्न क्षेत्र इसको कहते हैं कंटीन्यूअस जोन। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल की दूरी तक संलग्न क्षेत्र होता है। विस्तृत इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क की वसूली आदि का वित्तीय अधिकार होता है। आप देख लीजिए जिस भी देश का संलग्न क्षेत्र से आप प्रवेश करेंगे उस देश का उस पर जो सीमा शुल्क होता है उसका अधिकार होता है। अगर वो संलग्न क्षेत्र से किसी भी देश के संलग्न क्षेत्र से आप जा रहे हैं जहाज लेके तो सीमा शुल्क आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप फ्री में जाइएगा, चुकाना ही पड़ेगा। जाने की मनाही नहीं है लेकिन आपको सीमा शुल्क चुकाना पड़ेगा। वो हर देश के साथ करता है। आप अगर इंडिया के कोई संलग्न क्षेत्र से गुजरता है तो उसको भी देना पड़ेगा सीमा शुल्क। अगर इंडिया किसी के देश के संलग्न क्षेत्र से गुजरता है तो उसको भी देना पड़ेगा। सीमा शुल्क का अधिकार होगा, साफ सफाई का अधिकार होगा, कारोबार करने का अधिकार होगा। तीसरा पहला आप देख लिए, दूसरा और तीसरा अब आ रहा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल तक होता है। अनन्य आर्थिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEC इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEC। भारत को 3 तरह का अधिकार है। भारत को 3 तरह का अधिकार है। पहला देख लीजिए 3 तरह में पहला अधिकार देख लीजिए आप 200 नॉटिकल माइल तक भारत द्वीपों का निर्माण कर सकता है। 200 नॉटिकल माइल तक जैसे मैंने आपको दिखाया था कि भारत का जो नक्शा है वहाँ से जो आधार क्षेत्र है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक भारत द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक को परीक्षण करने का अधिकार है, मतलब वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। जैसे तेल खोज सकते हैं, पेट्रोल खोज सकते हैं, इसकी खोज कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का संपूर्ण अधिकार है, निकाल सकते हैं तेल वगैरह। इसी क्षेत्र में युद्ध अभ्यास होता है। जो 200 नॉटिकल माइल होता है आधार रेखा से उसी क्षेत्र में युद्ध अभ्यास होता है। संपूर्ण अधिकार रहता है कि जिस भी देश का मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो वहाँ पे युद्ध अभ्यास कर सकता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। मुंबई हाई वह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। अनन्य आर्थिक छिछले में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। अगर कोई जहाज भारत का वाटर यूज कर लिया यानी 12 नॉटिकल माइल तो जहाज पर जितना सामान लदा हुआ है वह सामान के देख रहे हैं अगर 12 नॉटिकल माइल तक जहाज आ गया यूज कर लिया तो जो सामान के वैल्यू के हिसाब से
हिसाब से पैसा देना पड़ता है। हम देख लीजिए बहुत सारे जहाज ऐसे होते हैं जिसको, बहुत सारे जहाज ऐसे होते हैं, देख लीजिए बहुत सारे जहाज ऐसे होते हैं जिसको सारा माल इंडिया में नहीं उतरना रहता है। मान लीजिए कोई देश बहुत सारा सामान लेके जा रहे, कुछ इंडिया में उतरेगा, कोई बांग्लादेश में, कोई म्यांमार में, कोई सिंगापुर में, कोई मालदीव में, इस तरह से मतलब कोई बहुत बड़ा जहाज चल के आता है। तो ऐसे हर देश का कुछ कुछ सामान रहता है तो उतारते हुए जाता है। तो वही बात बता रहा हूँ, ऐसे होते जिसको सारा माल इंडिया में नहीं उतारना है, कुछ श्रीलंका में उतारना है, कुछ इंडोनेशिया में उतारना है। इस पॉइंट को समझिएगा आप लोग, उतारना है। ऐसे स्थिति में वह एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बता रहा हूँ। आप बोलिएगा तो PDF भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो एकदम कहानी की तरह आपको याद रहेगा। वो पूरा जहाज लेकर इंडिया के कोस्ट पर आए और आकर के हमको सामान दे, और फिर चला जाए। तो इंडिया तो अगर इंडिया के कोस्ट पे कोई बड़ा जहाज लाएगा, जितनी सामान है तो सारे सामान का तो इंडिया टैक्स लेगा ना, तो उसने पूरा टैक्स लगेगा। जितने सामान लदा हुआ है, भले किसी और देश का लदा हुआ हो, इंडिया का मान लीजिए 50 टन सामान है, चाहे 10 टन उसमें सामान लदा हुआ है, लेकिन उसमें 2000 टन सामान है, तो 2000 टन का टैक्स ले लगेगा अगर इंडिया के कोस्ट गार्ड पर रुकता है। इससे निपटने के लिए 24 नॉटिकल माइल क्षेत्र का बनाया गया है, मतलब वेटिंग एरिया। मान लीजिए कि जहाज को क्या करता है, इसे टैक्स को बचाने के लिए, कि इंडिया का जो माल है, मान लीजिए कि 2000 टन में से 500 टन इंडिया का है, तो जो क्या करता है, जो 24 नॉटिकल माइल तक आ ही जा सकता है, वेटिंग एरिया इसको बना दिया गया है। तो वहीं पे लंगर डाल के खड़ा कर दिया जाता है जहाज को, मान लीजिए कहाँ, 24 नॉटिकल माइल के पास वेटिंग एरिया में। उसके बाद छोटे जहाज वहाँ पहुँचता है, जिस देश को सामान रहता है उस देश का छोटा जहाज पहुँचता है वहाँ पे वेटिंग एरिया के पास। अब बड़े जहाज से माल लाद के उसको पहुँचा दिया जाता है। इससे ये होता है उसमें जो लादा हुआ माल रहता है उसका टैक्स बच जाता है। तो यही बात, आप इंडिया में नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने जहाज को वेटिंग एरिया में ही रोक लो और छोटे जहाज़ों पर सामान लाद कर टैक्स एरिया में अपना सामान भेज देते हैं। इससे पूरा सामान का टैक्स बच जाता है। जितना सामान वहाँ उतार कर भेजेगा उसी का टैक्स लगेगा, समझ गए। जितना सामान जो छोटे जहाज आएगा वेटिंग एरिया में, उसमें जो लद करके उस देश जाएगा उतना ही का टैक्स देना पड़ेगा जो जहाज आया है, न कि पूरा सामान का। क्योंकि एक जहाज में बहुत सारे सामान रहते हैं, 2-4 देश का सामान रहता है। इसके लिए पोर्ट पर कॉल बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया, पोर्ट ऑफ कॉल बनाया गया है, पोर्ट ऑफ कॉल बनाया जाता है। श्रीलंका के हरबनटोटा बंदरगाह से जो सपना दिखाया गया है, श्रीलंका के हरबनटोटा बंदरगाह से जो सपना दिखाया गया है चीन के द्वारा, पोर्ट ऑफ कॉल का सपना दिखाया गया। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सुविधा देगी, मतलब वो जहाज के, पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब है कि चीन के द्वारा जो श्रीलंका की हरबनटोटा बंदरगाह है उस पर पोर्ट ऑफ कॉल का सपना दिखाया गया। मतलब आपके यहाँ आकर दूसरे देश का जहाज खाली होगा, उस जहाज को खाली होने के लिए सुविधाएं दी जाएगी, देनी है, और उससे पैसे नहीं लेने हैं। मतलब सुविधा तो मुहैया कराएंगे। मतलब चीन के द्वारा कहा गया है कि हरबनटोटा बंदरगाह पर आप आइए, जहाज खाली कीजिए और टैक्स भी नहीं दीजिए। अंडमान सी के बाद स्टेट ऑफ मलाक्का पड़ती है, अंडमान सी के बाद स्टेट ऑफ मलाक्का पड़ती है। इसलिए मैं बोल बोल के अच्छे से आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप अगर लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप लिख ले।
क्योंकि जो अक्षर आप नहीं पढ़ पाए इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ। स्टेट ऑफ मलाक्का पर सिंगापुर स्थित है। आप जानते हैं कि सिंगापुर में लगभग जहाज का जो तेल, पानी, खाना भरा जाता है वो सिंगापुर में ही भरा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसलिए आप सुनते होंगे कि इसके लिए देखिए अभी सिंगापुर है, अंडमान सी है, तो ऐसे ही जाता है। तो मैप के थ्रू बता दिया गया है। दुनिया का कोई भी जहाज सिंगापुर में अपना माल उतार सकता है, कोई भी जहाज हो, और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगापुर किसी भी जहाज पर टैक्स फ्री कर दिया है, मतलब 0% के आसपास टैक्स लगता है, वहाँ नहीं के बराबर। इसी कारण से जितना भी देश के जहाज रहता है वहाँ पे रुकता है, तेल भरता है, खाना खाता है, पानी भरता है, वहाँ शॉपिंग करता है, अपना सामान उतार सकता है, उससे सिंगापुर को कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ रुकेंगे तो लोगों को बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होगी। अब जहाज़ पे कितने लोग जा रहे हैं उसको तो अब मान लीजिए कोई पोर्ट पे जहाज़ रोक दिया, मान लीजिए सिंगापुर में, उसमें का जो क्रू मेंबर है, जो कैप्टन है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, मान लीजिए कोई पब्लिक जहाज़ है, तो लोग तो वहाँ रुकेंगे, तो घूमेंगे, खाना खाएंगे ना, कपड़ा खरीदेंगे, तो उससे रोज़गार वहाँ मिलती है। घूमने के लिए धन दौलत की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे तो खर्चा करेंगे। आप कोई भी देश जाइएगा तो पैसे तो खर्चा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, वहाँ व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में उन्हें ज़रूरत कई प्रकार की पड़ती है। इसके लिए वह एक ऐसा शहर चाहता है जहाँ वह घूम फिर कर आ सके। घूमने फिरने में पैसा तो खर्च होगा ही। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर भारत निकोबार में ग्रेट निकोबार योजना ला रहा है। ग्रेट निकोबार योजना का मतलब क्या हुआ? तो ग्रेट निकोबार योजना का मतलब ये हुआ कि कोई भी देश का जहाज ग्रेट निकोबार में आके खड़ी होगी और तेल भरेगी, वहाँ मॉल बनाए जाएंगे, घूमने की व्यवस्था कर दी जाएगी, वहाँ खाना खाओ, होटल में रुको, शॉपिंग करो। आप ये सब तो करके पैसे खर्चा करोगे, भले आप टैक्स मत दो। यही कॉन्सेप्ट सिंगापुर अपना रखा है। सिंगापुर टैक्स फ्री कर रखा है, लेकिन आप रुकोगे तो पैसे की तो आपको जरूरत पड़ेगी, पैसे तो आप खर्चा करोगे, वहाँ घूमोगे, फिरोगे, शॉपिंग करोगे, ये सब तो करना ही है। यही कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार में योजना ला रही है कि आप तो आओ सही, आप टैक्स मत दो, आओ यहाँ तेल भराओ, घूमो, होटल में रुको, खाना खाओ, कपड़े खरीदो, उससे तो रोजगार मिलेंगे। जिसमें भारत का यह प्रयास है, जैसे एग्जाम्पल सिंगापुर में माल बिना टैक्स का उतरता है, निकोबार में भी हम वैसा ही करेंगे, बिना टैक्स का ही माल उतारेंगे। दुनिया में जितने भी पोर्ट सिटी विकसित हो रहा है वह चाहता है सिंगापुर जैसा बने। दुनिया में जितने भी पोर्ट सिटी विकसित हो रहा है वो चाहता है सिंगापुर जैसा बने। क्यों नहीं चाहेगा? आप टैक्स ही नहीं ना ले रहे हैं, लेकिन जो आवाजान में इतने तेल की ज़रूरत पड़ रही है, खाना खाएंगे, बहुत सारे उसकी सुख सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है लोगों की, वो तो कम से कम उस देश में से ही यूज करेंगे ना। यूज करेगा तो पैसा खर्चा करना होगा। साउथ चाइना सी को चीन पूरा अपना बता दिया। इसे होकर जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर साउथ चाइना सी पर ऐसी चीन अपना कब्जा मानता है, कब्जा करके बैठा हुआ है, साउथ चाइना सी को कहता है पूरा मेरा है, तो अगर आप साउथ चाइना सी से जाओगे टैक्स लेके तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर माँ सत लिखा रहता है,
आप गौर कीजिएगा, रेलवे जब प्लेटफार्म आप जाइएगा तो लास्ट में आप निकलते रहिएगा ना प्लेटफार्म, जैसे आउटर कहते हैं, तो वहीं पे मासत लिखा रहता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या लिखा रहता है पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में हिंदी में मासत लिखा रहता है। आप आउटर पे जाइएगा चाहे इनर पे जाइएगा, पीछे या जाइएगा या आप आगे जाइएगा तो लिखा रहता है मध्य समुद्र तल से ऊंचाई। मतलब इसका मतलब हुआ, मा मतलब मध्य, स मतलब समुद्र, त मतलब तल, तम मध्य समुद्र तल से ऊंचाई मासत। समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा आते रहते हैं। ज्वार और भाटा आप पढ़े भी होंगे, इससे पहले आते रहते हैं। पानी ऊपर चला गया, एकदम समझ लीजिए इस बार, पानी ऊपर गया और नीचे आ गया, इसका एक औसत निकाल लिया जाए तो उसका सरफेस कहलाता है। मान लीजिए, देख लीजिए, पानी ऊपर चला गया, पानी जो है ऊपर चला गया और नीचे आ गया, इसका एक औसत निकाल लिया जाए, मतलब एवरेज पढ़े होंगे मैथ में आप, निकाल लिया जाए तो इसका सरफेस कहलाएगा। मान लीजिए समुद्र का पानी आप देखते हैं, लहर मारता है तो ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, मारा नीचे गया, उसी बीच में जो एक औसत निकाल लिया जाता है उसी को हम सरफेस कहलाता है। इस पानी के सरफेस से भारत के हर एक एरिया का ऊंचाई, इस पानी के सरफेस से भारत के हर एक एरिया का ऊंचाई निर्धारित किया जाता है। संपूर्ण भारत को समुद्र के सरफेस या तल से मापा जाता है। संपूर्ण भारत को आप देखते होंगे, आप कहीं भी जाइएगा वैष्णो देवी तो समुद्र तल से इतना ऊंचाई क्यों लिखा रहता है, इसीलिए लिखा रहता है। आप याद कीजिएगा, या अगर वैष्णो देवी जाते हैं या आप अगर कहीं जाते हैं, ट्रेन से जाते रहते हैं या कहीं प्लेटफॉर्म पर रहते थे, तो आप गौर कीजिएगा कि लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर है ये जगह। तो संपूर्ण भारत को समुद्र के सरफेस तल से मापा जाता है। आप सरफेस मतलब जान गए ना, सरफेस तल क्या होता है, समुद्र का पानी ऊपर आया और नीचे जाने लगा, उसी बीच में एक एवरेज औसत निकाल लिया जाता है, उसी को सरफेस मान लिया जाता है, उसी पर से पूरे भारत का समुद्र तल के सरफेस से मापा जाता है, उसकी जो सरफेस ऊंचाई हुई उसी से मापा जाता है। पहले यह मुंबई के सामने स्थित सरफेस तल से मापा जाता था, पहले मुंबई के मापा जाता था, अब चेन्नई के सामने से मापा जाता है। समझ गए? देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए समुद्र तल से आप गाड़ी चलाकर बहुत ऊंचाई पर आ जाते हैं। आप देखते हैं ना, वैष्णो देवी आप जाइएगा ना तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि बहुत ऊपर आप चले गए, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ जाते हैं। इसलिए ऊपर आ जाने पर पहाड़ छोटा दिखाई देने लगता है। जब रेलवे की पटरी डालती हैं तब यह जरूरी होता है कि सरफेस ऊंची या नीची ना हो, इसलिए समुद्र तल का लेवल लिया जाता है। आप समझ गए कि समुद्र तल मासा काहे लिखा रहता है, और समुद्र तल का लेवल इसलिए लिया जाता है क्योंकि ऊंची और नीची ना हो जाए। आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि समुद्र तल से इतना ऊंचा लिखा क्यों रहता है, इसलिए लिखा रहता है। तटीय सीमा के लाभ, तटीय सीमा के क्या लाभ हैं, मान लीजिए तटीय सीमा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दिलाती है। तटीय सीमा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दिलाती है। दक्षिण भारत की जलवायु को तटीय सीमा समकारी बनाए रखती है। तटीय सीमा के कारण भारत में मानसून या वर्षा होती है, तीसरा नंबर। चौथा में देख लीजिए, तटवर्ती क्षेत्र में बने बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। पांचवा, तटवर्ती सीमा के कारण भारत अन्य देशों के साथ आसानी से संपर्क में आ सकते हैं। तटवर्तीय सीमा के कारण ही ना, अगर समुद्र नहीं रहेंगे तो दूसरे देश की आवाजाही कैसे होगा। मान लीजिए कोई लैंड लॉन्ड कंट्री है, कितने, जैसे देखिए नेपाल को कितने दिक्कत हो रहा है उसको, तो जैसे कोई तटवर्तीय सीमा के कारण
आसानी से आप जहाज़ से लेकर कोई सामान आ सकते हैं। जैसे चीन से हमको तेल मंगाना है, जैसे सऊदी अरबिया से मंगाना है, वेनेजुएला से मंगाना है, तो ईजिली आप ले आ सकते हैं। पाँचवां तटवर्ती सीमा महासागरीय संसाधनों तक भारत की पहुंच एवं अधिकार सुनिश्चित करती है। ये भी बात है। सुरक्षा तथा सामरिक दृष्टि से तटीय सीमा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा तथा सामरिक दृष्टि से तटीय महत्व है। जल सेना आप सुने होंगे। देखते हैं अब लड़ाई होती है तो थल, जल और वायु तीनों तरफ से होती है। जल सेना जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आजकल। तटीय सीमा की हानि। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप देख लीजिए। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऐसी स्थिति में महाद्वीप कहा जिसे जाता है कि ज्योग्राफिकल फीचर दुनिया से अलग हो। ऐसी स्थिति में महाद्वीप कहा जिसे जाता है जहाँ ज्योग्राफिकल फीचर दुनिया से अलग हो। एग्जैक्टली ऐसे ही इंडिया के केस में कहा जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही इंडिया के केस में कहा जाता है। इंडिया के आसपास के देश को एक महाद्वीप में रखा गया है। आप कहिएगा कि पाकिस्तान जो इंडिया जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन्हीं को क्यों रखा गया है? इन्हीं 7 देश को क्यों रखा गया? भारतीय उपमहाद्वीप जो भारत के आसपास के देश हैं उसको इसलिए रखा गया है कि यहाँ की खान पान, रहन सहन, वातावरण, रिलीजन लगभग मैच करते हैं। आप देख लीजिए नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब का बहुत चीज़ सिमिलर होता है, मतलब लगभग चीज़ मैच करते हैं। इसलिए सबको मिला के एक उपमहाद्वीप में डाल दिया जाता है कि इन लोगों का लगभग चीज़ मतलब सेम ही होता है। भाषा, बोली, खान पान, रहन हर कुछ, बहुत कुछ ऐसे जो कि आप सिमिलर होगा। जैसे आप नेपाल चले जाइए, वहाँ भी हिंदी बोलते हैं। पाकिस्तान में भी हिंदी बोला जाता है। बांग्लादेश में भी बंगाली बोला जाता है, हिंदी भी जानते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका में तमिल भी बोली जाती है। मालदीव में भी तो ऐसी सिमिलर है, मतलब ये श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और नेपाल, इन देशों की रहन सहन, खान पान व्यवस्था लगभग एक जैसा है। इसलिए इन देशों को एक जगह रखा गया। ऐसा नहीं कि वैसे ही रख दिया। एक तो आसपास में एक देश है, रहन सहन एक है, खान पान एक है, पहनावा और हवा एक है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप में रखा गया। इन देशों को भारतीय उपमहाद्वीप में रखा गया। आप देख लीजिए मैप पे, भारतीय उपमहाद्वीप का मैप आप देख लीजिए। ये पाकिस्तान हो गया, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, अपना इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। मालदीव मोइजी अभी सरकार बना है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान। पांडिचेरी 3 राज्यों के अंदर फैला है। पांडिचेरी 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। आप याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है। कितने लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि पांडिचेरी किन किन 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो तमिलनाडु में फैला हुआ है पांडिचेरी, केरल में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। देख लीजिए, पुडुचेरी, यनम यहीं पे है। तमिलनाडु में पुडुचेरी है, कराईकल। देखिए केरल में माहे, यही है पुडुचेरी। तो ये है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप देख रहे हैं।
और ये केरल हो गया दोस्तों, ये केरल है, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है ये पांडिचेरी, पुडुचेरी भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे केरल में माहे हैं, यनम है, यहाँ पे कराईकल है, यहाँ पे तो इतने जगह फैला हुआ है 3 राज्यों में। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पहला। दूसरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी पंजाब और हरियाणा का एक ही राजधानी है चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक ही कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख को अलग कर दिया गया। अब लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी। देख लीजिए आप, मैप में भी देख लीजिए आप। जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश, दमन एवं दीप, सिलवासा यहाँ पे है, यनम है यहाँ पुडुचेरी में, पुडुचेरी है ये तमिलनाडु के अंदर, कराईकल माह है केरल के अंदर, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार। देख रहे हैं आप, मैप दिखता होगा आप लोगों को। ये अपना अंडमान निकोबार हो गया, आपको दिख जाएगा। ये लक्षद्वीप हो गया, माहे हो गया जो केरल के अंदर पुडुचेरी में पड़ता है। यहाँ पे मतलब केरल में ही पुडुचेरी है। मतलब पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। आपको पहले भी बता दिया हूँ कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है। दादरा नगर हवेली। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर वीडियो डलाएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए।